स्टूडेंट्स, आज हम फिजिकल केमिस्ट्री में नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मतलब क्या होता है, ठीक है। और उसके बाद इसके अंदर बेसिकली हमको पढ़ना है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के बारे में। तो यहाँ पर दो तरीके के सेल्स होते हैं, एक होता है गैल्वेनिक सेल, दैट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी बोलते हैं, और दूसरा होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो इनके हम बेसिक्स को आज यहाँ पर समझेंगे और उसके बाद गैल्वेनिक सेल जो है उसको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री देखिए, ये जो वर्ड है दो टर्म से बना हुआ है। फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रो दैट मीन्स समथिंग दैट इज रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, जो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड हो। और नंबर दूसरा दैट इज केमिस्ट्री, मतलब दैट इज रिलेटेड टू केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। तो बेसिकली हमको यहाँ पर क्या पढ़ना है, हमको पढ़ना है इलेक्ट्रिसिटी और केमिकल रिएक्शन जो है इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप, ठीक है। हमको केमिस्ट्री और दैट इज केमिकल रिएक्शंस और इलेक्ट्रिसिटी, इन दोनों के बीच का हमको रिलेशनशिप पढ़ना है, ठीक है। तो जैसा कि आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा कि जो कोई रिएक्शन होता है उसको हम डेल्टा जी दैट इज गिव्स फ्री एनर्जी, डेल्टा जी जो है गिव्स फ्री एनर्जी। इसके अकॉर्डिंग हम किसी रिएक्शंस को दो कैटेगरी में बेसिकली हम डिवाइड कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। वो दो कैटेगरी का मतलब कौन कौन से हैं। पहला है जहां पर डेल्टा जी का जो वैल्यू है दैट इज लेस देन 0, और दूसरा है जहां डेल्टा जी की जो वैल्यू है दैट इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो फर्स्ट वन इज वेयर डेल्टा जी इज लेस देन 0, ठीक है, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं वेयर डेल्टा जी इज नेगेटिव। दिस टाइप ऑफ रिएक्शंस आर कॉल्ड स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन, ठीक है। और दूसरा है जहां पर डेल्टा जी इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, दैट इज डेल्टा जी इज पॉजिटिव। तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, ठीक है। तो बेसिकली हमने देखा है इक्विलिब्रियम में कि डेल्टा जी ये जो एक थर्मोडायनेमिक टर्म है, ठीक है, थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी है, इसके बेस पर हम किसी केमिकल रिएक्शन को दो प्रकार से क्लासिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन एंड सेकंड वन इज नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो ये जो दो प्रकार के रिएक्शंस हैं, इन दो प्रकार के रिएक्शंस को ही, ये जो हम यहाँ पर कह रहे हैं रिएक्शन, इसको हमको किससे रिलेट करना है, इलेक्ट्रिसिटी से, ठीक है। कैसे रिलेट करेंगे, देखिए आपको बता रहा हूँ कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का मतलब क्या होता है। अगर हम एकदम जनरल भाषा में इसको समझें, हम इसके एक्चुअल डेफिनेशन में ना जाए, तो स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है जो अपने आप हो जाए, ठीक है। हिंदी में स्पॉन्टेनियस को बोलते हैं स्वतः प्रवृत्ति, ठीक है। नॉन स्पॉन्टेनियस को बोलेंगे अस्वतः प्रवृत्ति, ठीक है। तो स्पॉन्टेनियस का मतलब यह है स्वतः प्रवृत्ति, मतलब जो अपने आप हो जाए। मतलब ऐसे रिएक्शंस को करवाने के लिए आपको वर्क डन करने की जरूरत नहीं है। आपको इस रिएक्शन को करवाने के लिए, ऑकर करवाने के लिए वर्क डन करने की आवश्यकता नहीं है, आपको कार्य करने की जरूरत नहीं है। वहीं जो दूसरा तरीके का रिएक्शन है दैट इज कॉल्ड नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। यहाँ पर क्या होता है, इस रिएक्शन को कैरी करने के लिए, इस रिएक्शन को करवाने के लिए आपको वर्क डन की आवश्यकता होती है। आपको यहाँ पर क्या करना होता है, कार्य करना होता है। जब आप कार्य करेंगे तभी ये रिएक्शन हो पाएगा, और जब हो रहा है उस केस में वो क्या बन जाता है, स्पॉन्टेनियस बन जाता है, ठीक है। तो वो तो थर्मोडायनेमिक का पार्ट है, उसमें हमको नहीं जाना है। अभी आप फिलहाल ये समझ लीजिए कि दो ऐसे रिएक्शंस हैं, एक जो अपने आप होते हैं और दूसरे जो अपने आप नहीं हो सकते। आपको बेसिक एक फिजिकल एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि अब ये पेन को देख लीजिए, इस पेन को यदि हम ऊपर से नीचे छोड़ेंगे, ठीक है, तो ये जो पेन है अपने आप ही ऊपर से नीचे गिर रहा है, ठीक है। पेन जो है वो अपने आप ही ऊपर से नीचे गिर रहा है। तो पेन का ऊपर से नीचे गिरना जो है दिस इज ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ठीक है। ये कैसा है, एक स्वतः प्रवृत्ति प्रक्रिया है, ठीक है। और अगर इसी पेन को यहाँ नीचे आ गया, अब यहाँ से यदि मेरे को ऊपर लेकर के जाना है उसी पोजीशन पर,
तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ से यहाँ तक इसके हाइट जितना भी है उसके प्रोपोर्शनल मुझे क्या करना पड़ रहा है, वर्क डन करना पड़ रहा है। इतनी बात आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी कि एक प्रोसेस है जो स्पॉन्टेनियस है, ठीक है, आप पहले फिजिकल फिनोमिना के तौर पे समझिए, उसके बाद हम उसको रिएक्शन से रिलेट करेंगे, ठीक है। तो ये जो पेन का ऊपर से नीचे गिरना है, दिस इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में आप अब सोचिए, इस पॉइंट पर ये जो पेन है ये हायर पोटेंशियल एनर्जी पर होगा, जब ये नीचे आ जाएगा, ठीक है, तो इस पॉइंट पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी लो होगी। तो जब ये पेन इस हाइट से इस हाइट पर जब ये ट्रेवल करके नीचे आया है, दैट मीन्स यहाँ पर ये जो दोनों पॉइंट्स के पोटेंशियल एनर्जी का जो गैप होगा, ठीक है, दैट इज डेल्टा पीई, ठीक है, दोनों पॉइंट्स पर अलग अलग, ठीक है। ऊपर वाले पॉइंट को आप मान लीजिए PE1 और दूसरे वाले पॉइंट को मान लीजिए PE2, ठीक है। तो इनके बीच में जो एनर्जी का गैप है, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी का गैप, दैट इज डेल्टा PE, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। ये एनर्जी ये क्या कर रहा होगा, दिस रिएक्शन इज रिलीजिंग दिस मच अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है। ये इतने अमाउंट ऑफ एनर्जी को क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है। सेम चीज हमारे यहाँ पर केमिकल रिएक्शंस में होती है। ये पेन का गिरना तो मैं आपको एक फिजिकल प्रोसेस के तौर पे बता रहा हूँ, यही जब एक केमिकल रिएक्शन होगा तो वैसा ही यहाँ पर होता है, ठीक है। अब मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा कि एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, देख लीजिए, ठीक है, हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पर जा रहा है, दैट मीन्स इतनी जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है इसको ये क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है, ठीक है। और जब हमको सेम प्रोसेस का उल्टा करना होगा, दैट मीन्स इस पेन को नीचे से ऊपर उसी हाइट पर लेकर के जाना होगा, इस केस में ये अपने आप तो कभी भी नहीं जाएगा, हमेशा हमको क्या करना होगा, वर्क डन करना होगा, कार्य करना पड़ेगा। तो जब हम एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को ऑकर कराना चाहते हैं तो हमें क्या करना होता है, वर्क डन करना पड़ता है, दैट इज हमको यहाँ पर कार्य करना पड़ता है। कितना कार्य करना पड़ेगा, अगर हम दोनों पॉइंट से भी सेम ले तो यहाँ पर जितनी एनर्जी रिलीज हो रही है उतने ही एनर्जी के बराबर हमको वर्क डन यहाँ पर करना पड़ेगा। क्लियर? तो दो चीजें हैं यहाँ पर हमको जो समझ में आ रही है, दो प्रकार की रिएक्शंस हैं, ठीक है। एक होता है स्पॉन्टेनियस और दूसरा होता है नॉन स्पॉन्टेनियस, ठीक है। अभी हमने फिजिकल प्रोसेस में समझा, अब हम इसको वापस केमिस्ट्री में आ जाते हैं, ठीक है। दो रिएक्शंस हैं, मान लीजिए एक रिएक्शन जो क्या है, ऐसे ही मैं नॉर्मल एक रिएक्शन लिख देता हूँ, A + B gives C + D। मान लीजिए ये रिएक्शन कैसा है, स्पॉन्टेनियस है, ठीक है। तो स्पॉन्टेनियस यदि होगा तो इसके लिए कंडीशन क्या आ जाएगा, डेल्टा जी will be less than 0। डेल्टा जी लेस देन 0 है, दैट मीन्स जब भी A और B प्रेजेंट रहेंगे ये अपने आप ही रिएक्शन करके C और D बना लेंगे, ठीक है। अब क्या हो रहा है, C और D बन रहे हैं, तो इस केस में क्या होगा, डेल्टा G यहाँ पर जितना भी है उसके बराबर एनर्जी यहाँ पर क्या होगी, रिलीज होगी, ठीक है। डेल्टा G के बराबर एनर्जी यहाँ पर रिलीज होगी और इस एनर्जी को हम किस में उपयोग कर सकते हैं, हम इसका उपयोग कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। क्लियर? दैट मीन्स जो स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन होगा उस स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के अपने आप होने से कुछ एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। दैट एनर्जी इज इक्विवेलेंट टू इट्स गिब्स फ्री एनर्जी, दैट इज डेल्टा जी। तो डेल्टा जी के बराबर जो एनर्जी है ये एनर्जी यहाँ से रिलीज होती है और इस एनर्जी को हम इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर? और जस्ट इसका जो अपोजिट जो रिएक्शन है दैट इज नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, ठीक है। मान लीजिए यदि A + B gives C + D, ये एक अगर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है तो अगर मैं इसका उल्टा रिएक्शन लिखूं दैट इज C + D gives A + B, ठीक है। तो ये रिएक्शन कैसा हो जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस, मतलब ये रिएक्शन अपने आप तो कभी हो ही नहीं सकता और इसके लिए डेल्टा जी की जो वैल्यू है दैट विल बी ग्रेटर देन 0। तो ये रिएक्शन अपने आप कभी भी नहीं हो पाएगा। इस रिएक्शन को यदि हमें ऑकर कराना है तो इसी डेल्टा जी के बराबर हमको क्या करना पड़ेगा, इसके बराबर हमको वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक है। क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। और ये जो वर्क डन हम कर रहे हैं, ठीक है, ये जो वर्क हम कर रहे हैं ये किसके फॉर्म में होगा, दिस विल बी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी।
इलेक्ट्रिसिटी या फिर इलेक्ट्रिकल वर्क हम करेंगे। ठीक है, मतलब हमको दो केसेस यहाँ पर समझ में आ रहे हैं, एक जहां पर हमारा केमिकल रिएक्शन कैसा है, स्पॉन्टेनियस है, दूसरा जहां पर नॉन स्पॉन्टेनियस है। स्पॉन्टेनियस का मतलब रिएक्शन अपने आप हो रहा है, अपने आप जहां हो रहा है मतलब एनर्जी रिलीज हो रही है, और इसी एनर्जी को हम किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी में। दिस इज द फर्स्ट केस। ठीक है, और सेकंड केस क्या हो गया, जहां पर नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जो है, ठीक है, ये हमको समझ में आ गया कि अपने आप नहीं हो सकता, डेल्टा जी इज ग्रेटर देन जीरो। दैट मीन्स जब ये खुद नहीं हो सकता तो इस रिएक्शन को करवाने के लिए हमें क्या करना होगा, वर्क डन करना होगा। तो ये जो वर्क डन हम करते हैं, दिस इज अगेन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिकल वर्क डन। क्लियर? तो दो जो केसेस बन रहे हैं, इन दोनों केसेस को के आधार पर ही ये जो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ये बना है, और यहाँ पर इन्हीं दो केसेस के बारे में हमको पढ़ना होता है। ठीक है, ये दोनों केसेस में आपको फिर समझा देता हूँ, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का यहीं से डेफिनेशन निकल करके आएगा। तो यहां से हमको क्या समझ में आ रहा है कि भाई इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज व्हाट, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है, which deals with what, interconversion of electrical energy and chemical energy. Yeah. So what is electrochemistry? Electrochemistry is the branch of chemistry that deals with the interconversion of electrical energy and chemical energy. ठीक है, जो दो केसेस पढ़े हैं उनके आधार पर आप अलग अलग से भी बता सकते हो। ठीक है, कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट द एनर्जी कन्वर्जन ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग ए स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ठीक है, कहाँ से कहाँ कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ पर इस केस में ये कन्वर्ट हो रहा है केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्लियर? ठीक है, और जो दूसरा केस है यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ जस्ट उल्टा हो रहा है, आप इलेक्ट्रिकल वर्क डन कर रहे हैं और उसको किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, केमिकल एनर्जी में। ठीक है, तो दो केसेस हैं, यही है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, तो इन दोनों केसेस के ही आधार पर हमको बेसिकली यहाँ पर किनके बारे में पढ़ना है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में। कई कई बुक में अलग अलग डेफिनेशन और अलग अलग टर्म्स का यूज किया हुआ है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग यदि चलें तो दोनों ही केसेस को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। फर्स्ट जो केस है जहां पर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है और केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, इसे हम गैल्वेनिक सेल कहते हैं। ठीक है, गैल्वेनिक सेल। और दूसरा है जहां पर नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा तो उसको हम एक्सटर्नल वर्क डन करते हैं और उस रिएक्शन को करवाते हैं। ऐसे रिएक्शंस के लिए हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है, तो दो टर्मिनोलॉजीज हमको यहाँ पर मिली है, पहला है गैल्वेनिक सेल और दूसरा है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो गैल्वेनिक सेल क्या होगा भाई, गैल्वेनिक सेल क्या है, जब स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की जो एनर्जी रिलीज हो रही है उस एनर्जी को हमने किसमें कन्वर्ट कर दिया, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। दिस काइंड ऑफ सेल, ऐसा जो भी अपॉर्टस होगा जिसमें ये प्रोसेस हो रहा होगा उस प्रोसेस को हम गैल्वेनिक सेल कहते हैं। ठीक है, और नंबर दूसरा है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या है, जहां पर नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा और उस रिएक्शन को ऑकर करवाने के लिए हमें इलेक्ट्रिकल वर्क डन करना पड़ रहा है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, केमिकल एनर्जी में। दिस काइंड ऑफ सेल, दिस काइंड ऑफ apparatus is called electrolytic cell।
तो इन दोनों ही अपार्टस के बारे में हमको बेसिकली इस चैप्टर में पढ़ना है। क्लियर? तो यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। आगे हम डिटेल करेंगे किसके बारे में, गैल्वेनिक सेल के बारे में। ये फर्स्ट पार्ट है इस चैप्टर का, और सेकंड पार्ट है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो यहाँ पर आपको गैल्वेनिक सेल का कंस्ट्रक्शन, ठीक है, फिर इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स, नर्स्ट इक्वेशन, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना है, पहला पार्ट। सेकेंड पार्ट है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस कैसे होता है, और उसके बाद इससे रिलेटेड भी न्यूमेरिकल्स हैं, जहाँ पर फैराडेज लॉ आपको पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पर जो न्यूमेरिकल आपका आएगा दैट इज नर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, और इसमें आएगा फैराडेज लॉ। ठीक है, ये बेसिक जो इनके न्यूमेरिकल वाला पोर्शन है। ठीक है, तो बेसिकली इस चैप्टर में यही पढ़ना है। अब हम आगे चलते हैं कहाँ पर, गैल्वेनिक सेल के बारे में। अच्छा, और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स जो है किसी किसी बुक में इन दोनों को, मतलब अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी यदि आप चलें तो आपको यही मिलेगा कि दोनों को कंबाइनली हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं। लेकिन किसी बुक में ऐसा भी है कि ये जो गैल्वेनिक सेल है इसको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहा जाता है, और इसको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल अलग से कहा जाता है। ठीक है, तो अभी हम तो एनसीईआरटी की टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे, तो दोनों को कंबाइनली हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और इसमें से फर्स्ट पार्ट जो है दैट इज गैल्वेनिक सेल, सेकेंड पार्ट इज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है, तो चलिए आगे हम गैल्वेनिक सेल को डिटेल करते हैं। ये देखिए, गैल्वेनिक सेल। आपने इससे पहले क्लास 9th-10th में आपने टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ा होगा क्लास 10th में। तो उसमें एक टाइप ऑफ रिएक्शन आता है जिसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यदि आपको ध्यान होगा तो हिंदी में कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, विस्थापन। अब इसके नाम से ही क्लियर है क्या है। पहले इसका डेफिनेशन बता देता हूँ। इसको यदि आप अच्छे से समझते हैं तो आपको गैल्वेनिक सेल और आगे का जो पूरा ये चैप्टर है इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? इट इज अ केमिकल रिएक्शन इन विच ए हाईली रिएक्टिव मेटल displaces a low reactive metal. It is a reaction in which a highly reactive metal displaces a low reactive metal. कहाँ से displace करेगा? From its salt solution. ठीक है, मतलब इसके सॉल्ट सॉल्यूशन से, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन होना चाहिए इसके सॉल्ट का, उसमें यदि आप एक हाईली रिएक्टिव मेटल डाल देते हैं तो हाईली रिएक्टिव मेटल क्या करेगा, इस सॉल्ट में से लो रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देगा और उसकी जगह खुद आ जाएगा। तो इसी के बेस पर आपने और एक टर्म यहाँ पर पढ़ा होगा दैट इज कॉल्ड रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये सब इसके बेसिक हैं जो आपने क्लास 10th में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। ठीक है, इसी को हम यहाँ पर एक बार फिर से डिस्कस कर रहे हैं ताकि इसको आप आगे अच्छे से समझ जाए। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन फिर से देख लीजिए, रिएक्शन इन विच हाईली रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस ए लो रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। ठीक है, ये एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें कोई एक अधिक क्रियाशील तत्व नहीं, मेटल धातु के बारे में बात कर रहे हैं, क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा, विस्थापित करेगा। जिसको विस्थापित कर रहा है लो रिएक्टिव, मतलब जो कम क्रियाशील हो, ऐसे धातु को ये विस्थापित कर देता है। कहाँ से विस्थापित करता है? इसके सॉल्ट सॉल्यूशन से। ठीक है, इसके लवण के एक्वस सॉल्यूशन से, जलीय विलयन से। क्लियर? चलिए, तो ये डेफिनेशन आप ध्यान में रखिए।
और इसका एक एग्जांपल हम लेकर के चलते हैं। आपने ये देखा होगा कॉपर और जिंक का एक पेयर आपने देखा होगा, ठीक है। आपको इनमें से पता है कि कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, जिंक है, ठीक है। तो यदि हम कॉपर का एक एक्वा सॉल्यूशन ले लेते हैं, ठीक है, कॉपर का सॉल्ट ले लेते हैं, दैट इज CuSO4 कॉपर सल्फेट, ठीक है। इसको आपको कैसे लेना है, एक्वस सॉल्यूशन जरूरी है, एक्वस नहीं होगा तो ये रिएक्शन नहीं होगा। इसके साथ में आपने क्या कर दिया, जिंक का सॉलिड मिला दिया, ठीक है। अब क्या होता है, जिंक जो है कॉपर को इसके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देता है, तो कॉपर की जगह आ जाएगा कौन, जिंक, तो ये बन जाएगा ZnSO4 और अब इसका सॉल्यूशन बन जाएगा। साथ में कॉपर जो है ये सॉलिड के फॉर्म में यहाँ से अलग हो जाएगा। ये रिएक्शन से आप फैमिलियर होंगे, आपको ऑलरेडी आता होगा। दिस इज नथिंग बट अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, विस्थापन अभिक्रिया है, ठीक है। क्या हो रहा है, एक हाईली रिएक्टिव मेटल एक लो रिएक्टिव मेटल को, इसके ये सॉल्ट है और सॉल्ट का एक्वा सॉल्यूशन है, सॉल्ट सॉल्यूशन से क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है। देखिए डिस्प्लेस करके कॉपर की जगह कौन आ गया, जिंक आ गया, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन है दिस इज एक्चुअली बेसिक ऑफ आवर रेडॉक्स रिएक्शंस, और वही रेडॉक्स रिएक्शन से ही रिलेटेड ये है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है। इसी रिएक्शन का अब हम क्या करते हैं, हम गैल्वेनिक सेल एक कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है। चलिए देखें कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो दो कंटेनर्स हमने ले लिया है। लेफ्ट हैंड साइड में हम ले लेंगे जिंक सल्फेट का एक्वा सॉल्यूशन, ठीक है, और राइट हैंड साइड में हम ले लेते हैं कॉपर सल्फेट का एक्वा सॉल्यूशन। क्लियर, लेफ्ट साइड में जिंक सल्फेट, राइट साइड में कॉपर सल्फेट का एक्वा सॉल्यूशन। दोनों का एक्वा सॉल्यूशन है, मतलब यहाँ पर वाटर में ZnSO4 घुला हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर हम एक रॉड जो जिंक मेटल की बनी होगी ये डिप कर देते हैं, ठीक है, जिंक की रॉड बोल देते हैं, ठीक है। सिमिलरली राइट साइड वाले में हम क्या करें, हम यहाँ पर एक कॉपर की रॉड लगा देते हैं, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में आपने ZnSO4 का एक्वा सॉल्यूशन रख दिया और इस सॉल्यूशन में आपने क्या मिला दिया, जिंक की एक रॉड मिला दी, ठीक है। राइट साइड में आपने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन और इसमें कॉपर का रॉड आपने रख दिया, ठीक है। अब होगा क्या, देखिए यदि इन दोनों को हम आपस में जोड़ देते हैं एक कंडक्टिंग वायर के थ्रू, ठीक है, इनको यदि हम एक वायर के थ्रू नॉर्मली जोड़ देते हैं, ठीक है, और इसमें आप एक लगा दीजिए गैल्वेनोमीटर लगा दीजिए, ठीक है। गैल्वेनोमीटर क्या करने के लिए यूज होता है, करंट को डिटेक्ट करने के लिए, बहुत कम मात्रा में जहाँ करंट हो उसको डिटेक्ट करने के लिए। और गैल्वेनोमीटर यहाँ पे लगा दीजिए, ठीक है, एमीटर भी लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ क्या होगा भाई, आपने एक तरफ लेफ्ट हैंड साइड में जिंक की रॉड रख दी, राइट हैंड साइड में कॉपर की रॉड रख दी। अभी जो हमने जो रिएक्शन लिखा था उस रिएक्शन को लिख लेते हैं फिर से, और उसके अकॉर्डिंग समझते हैं कि हो क्या रहा था। CuSO4 प्लस Zn gives ZnSO4 प्लस, ठीक है, ये हो रहा था। हमको ये समझ में आ रहा है जिंक और कॉपर में, इन दोनों में मोर रिएक्टिव कौन है, जिंक, ठीक है। जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, ठीक है, जिंक जो है ज़्यादा रिएक्टिव है। इसका मतलब जिंक क्या होगा, जिंक विल गेट ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है, जो ज़्यादा रिएक्टिव है वो ऑक्सीडाइज होकर, देख लीजिए यहाँ पर जिंक से बन रहा है ZnSO4, दैट मीन्स यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट है इसका 0, यहाँ पर जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट है +2। तो जिंक जो है वो 0 से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएगा जब भी जिंक और कॉपर का एक कपल यहाँ पर होगा। क्लियर, सिमिलरली आप कॉपर को देख लीजिए, कॉपर यहाँ पर कहाँ है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ये चला गया अपने एलिमेंटल फॉर्म में, दैट इज 0, ठीक है। तो कॉपर +2 से 0 में जा रहा है, दैट मीन्स
डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड रिडक्शन। क्लियर है? और दूसरा जो है जिंक जो है दैट इज 0 से +2 पर जा रहा है, मतलब इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर एंड दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो दोनों प्रोसेस यहाँ पर हो रहे हैं और दोनों साथ साथ में हो रहे हैं, इसलिए यदि इस पूरे रिएक्शन को हम देखें तो इट इज ए रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, ये पूरा जो है इट इज ए रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, देखिए इस टॉपिक में सब कुछ आ जाएगा, मोल कंसेप्ट भी आ जाएगा, इक्विलिब्रियम भी आ जाएगा, रेडॉक्स रिएक्शन भी आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा बहुत थर्मोडायनेमिक्स का भी पार्ट आ जाएगा। ठीक है, तो आपको सबका बेसिक क्लियर होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा दो कपल हमने बनाया है, जिंक और कॉपर। हमको ये समझ में आ रहा है हमारे एग्जांपल से कि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, दैट मींस जिंक विल गेट ऑक्सीडाइज्ड। तो यहाँ पर क्या होगा, जिंक जो है ये ऑक्सीडाइज होकर के अपने एलिमेंटल फॉर्म से कहाँ आ जाएगा, आयनिक फॉर्म में। जिंक विल क्रिएट Zn2+ आयन, और जब भी Zn2+ आयन होगा तो आयन हमेशा एक्वस सॉल्यूशन के अंदर होगा, तो सॉल्यूशन है यहाँ पर होगा आयन, और इसके साथ में ये क्या देगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करेगा। क्लियर? सिमिलरली दूसरे वाले केस को देखिए, यहाँ पर कॉपर क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, +2 से 0 पर जा रहा है, तो Cu+2 +2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको गेन करना पड़ेगा, तब ये जाके कॉपर अपने एलिमेंटल फॉर्म में आएगा। यहाँ पर एक्वस लिख लीजिए। ठीक है, तो दोनों प्रोसेस हमने लिख दिया रेडॉक्स रिएक्शन के फॉर्म में। अब देखिए जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है, जिंक इसमें कन्वर्ट हो रहा है अपने सॉल्ट के फॉर्म में। ठीक है, दैट इज आयन के फॉर्म में, और आयन कहाँ रहेगा, इधर सॉल्ट के अंदर। दैट मीन्स ये जो जिंक की रॉड है, इसमें से जिंक के जो एटम्स हैं वो किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, एटम से ये कन्वर्ट हो रहे हैं आयन के फॉर्म में। ठीक है, आयन के फॉर्म में जब ये कन्वर्ट हो जाएंगे तो कहाँ चले जाएंगे, इस सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, जब सॉल्यूशन के अंदर जा रहे हैं मतलब कि धीरे धीरे ये जो रॉड है ये क्या होने लगेगी, कंज्यूम होने लगेगी। क्लियर? ये जो रॉड है ये धीरे धीरे कंज्यूम होने लगेगी। क्लियर? देख लीजिए जिंक सॉलिड से कहाँ कन्वर्ट हो रहा है, एक्वस में। ठीक है, तो सॉलिड से एक्वस में मतलब यहाँ से जिंक निकल करके सॉल्यूशन के अंदर आयोनिक फॉर्म में जा रहा है, और आयोनिक फॉर्म में जाने का मतलब ये जो रॉड है, ये रॉड के जो भी इसका डायमीटर है धीरे धीरे कम होने लगेगा। दिस रॉड विल गेट कंज्यूम। इतनी बात आप समझ जाइए। ठीक है, तो यहाँ से हमको क्या समझ में आया, जिंक इज गेटिंग कंज्यूम्ड। ठीक है, उल्टा इस तरफ आते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ कुछ भी रटने का आपको जरूरत नहीं पड़ेगा, इसको यदि आप समझ जाएंगे तो। ठीक है, जिंक में ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो जो ऑक्सीडेशन हो रहा है वो कंज्यूम हो रहा है, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, यहाँ से समझ जाइए। ठीक है, ऑक्सीडेशन मतलब ये अपने एलिमेंटल फॉर्म से किस में कन्वर्ट हो रहा है, आयनिक फॉर्म में, और आयनिक फॉर्म कहाँ रहेगा, सॉल्यूशन में रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट दूसरे वाले को देख लीजिए, कॉपर को। तो यहाँ क्या हो रहा है भाई, यहाँ रिडक्शन हो रहा है, तो कॉपर पहले एक्वस फॉर्म में है, और ये इलेक्ट्रॉन्स गेन करके, इलेक्ट्रॉन कहाँ से गेन करेगा, ये जो जिंक ने जो इलेक्ट्रॉन लूज किया है, देखिए 2 इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया है, इसी इलेक्ट्रॉन को कॉपर गेन कर लेगा, और जब ये गेन करेगा तो ये अपने एलिमेंटल फॉर्म में आ जाएगा, सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा। दैट मीन्स इसके अंदर जो Cu2+ के आयंस हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से गेन करके ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, कॉपर मेटल में, सॉलिड में। जब ये कॉपर मेटल में, सॉलिड में जब ये कन्वर्ट होंगे तो क्या होगा, ये जो रॉड है ये धीरे धीरे ऐसे डिपॉजिट होने लगेगी। दैट मीन्स कॉपर इज गेटिंग डिपॉजिटेड। ठीक है, जिंक इज गेटिंग कंज्यूम्ड एंड कॉपर इज गेटिंग डिपॉजिटेड। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर होगा। आगे चलते हैं, अब हम इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करते हैं। तो क्या हो रहा है, zinc is getting oxidized, that means zinc will give 2 oxygens, sorry 2 electrons, zinc will give 2 electrons। zinc यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है, और कॉपर क्या कर रहा है, कॉपर उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, इस प्रोसेस को अच्छे से समझ जाइए। जिंक जो है वो इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा है, और कॉपर के जो आयंस हैं ये इलेक्ट्रॉन को, उसी इलेक्ट्रॉन को कंज्यूम कर रहे हैं। दैट मीन्स अगर इस सर्किट में यदि आप देखें
तो इलेक्ट्रॉन्स का जो ट्रेवल है वो होगा लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ, ठीक है, फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड। क्लियर? तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ट्रेवल कर रहे हैं लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ। इसको आप देख लीजिए, जब इलेक्ट्रॉन लेफ्ट से राइट की तरफ ट्रेवल कर रहे हैं तो फिर करंट का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा? करंट का डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होगा? ये होगा राइट साइड से लेफ्ट की तरफ। क्लियर? तो इधर मैं बना देता हूँ, करंट को स्मॉल आई से दिखाते हैं। करंट का डायरेक्शन हो जाएगा राइट से लेफ्ट की तरफ, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन लेफ्ट से राइट की तरफ। अच्छा, कई लोग के दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि सर इलेक्ट्रॉन तो लेफ्ट से राइट जा रहा है तो फिर करंट कैसे उल्टे डायरेक्शन में जा रहा है ना? तो ये इसका आंसर ये है कि करंट का डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में लिया जाता है। ठीक है, जिधर पॉजिटिव चार्ज जाएगा उधर ही करंट का डायरेक्शन होगा। तो इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज जब लेफ्ट से राइट जा रहा है तो हम ऐसा मान लेंगे कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो राइट से लेफ्ट की तरफ जाएगा। इसलिए जो करंट है इसका डायरेक्शन हम राइट से लेफ्ट की तरफ लिए हैं। ठीक है, तो यहाँ से दो बातें हमको समझ में आई। नंबर पहला, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन कहाँ से कहाँ? लेफ्ट से राइट की तरफ। ठीक। नंबर दूसरा, करंट का डायरेक्शन कहाँ से कहाँ? राइट से लेफ्ट की तरफ। ठीक है। अब तीसरा हम समझते हैं कि पोटेंशियल, ठीक है, पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस ये कहाँ ज़्यादा होगा और कहाँ कम होगा? पोटेंशियल डिफरेंस किधर होगा? ठीक है, चलिए देखें। आपने हमेशा फिजिक्स में पढ़ा होगा कि जो करंट होता है इट ऑलवेज ट्रेवल्स फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ठीक है, तो जो करंट है ये हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ ट्रेवल करता है। ठीक है, और पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल मतलब इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रिंग ए यूनिट चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू ए पर्टिकुलर पॉइंट। मतलब ये एक पॉइंट आप मान लीजिए, ठीक है, और ये दूसरा पॉइंट मान लीजिए, किसी इनफाइनाइट डिस्टेंस से किसी यूनिट चार्ज, मतलब एक यूनिट चार्ज को आप यहाँ तक लेके आएंगे, उसमें जितना भी वर्क डन हो रहा है दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल। ठीक है, ये फिजिक्स का डेफिनेशन है, देख लीजिएगा। सिमिलरली इस पॉइंट तक आप जो लेके आएंगे वो इस पॉइंट का पोटेंशियल हो जाएगा। मतलब बेसिकली इट इज नथिंग बट वर्क डन। ठीक है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक है, तो क्या हो रहा है भाई, आपको पता है कि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पर ही जो चार्ज है, जो करंट है, वो ट्रेवल करता है। ठीक है, जैसे कि आपने ये देखा पेन गिरने वाला, ठीक है, तो पेन भी हमेशा या कोई भी ऑब्जेक्ट हो तो हायर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल से लोअर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पर ट्रेवल कर रहा है। तो सिमिलरली हमारा जो चार्ज होता है, चार्ज भी क्या होता है? हायर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल टू लोअर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल की तरफ क्या होता है? ट्रेवल करता है। ठीक है, दैट मीन्स हमको ये समझ में आ रहा है राइट से लेफ्ट यहाँ करंट जा रहा है। ठीक है, करंट कहाँ से जा रहा है? राइट से लेफ्ट की तरफ। और हमको एक और बात पता है कि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ करंट जाता है। दैट मीन्स राइट हैंड साइड इज एट हायर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। समझ में आ गया? राइट साइड इज एट हायर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, whereas as compared to the right side, left hand side will be at lower electrical potential। देखिए, आपको कुछ भी चीज रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ इस डायग्राम से आपको समझ में आ जाएगा स्टेप बाय स्टेप। चलिए, ठीक है, तो करंट जो है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पर जाता है। ठीक है, यहाँ से हमको ये समझ में आ रहा है कि जो राइट साइड वाला जो पॉइंट होगा दिस इज एट हायर पोटेंशियल एंड लेफ्ट वाला जो साइड है दिस इज एट लोअर पोटेंशियल। तो जो हायर पोटेंशियल पर होता है उसको हम प्लस से दिखाते हैं, जो लोअर पोटेंशियल पर होता है उस टर्मिनल को हम माइनस से दिखाते हैं। क्लियर? अब ये कुल मिला के हमारा जो पूरा सेल है वो कंप्लीट हो गया, और सेल के अंदर जितने भी टर्मिनोलॉजीज हैं वो अभी तक हमने देख लिया। इसके अंदर अब क्या होगा, फिर से प्रोसेस को समझते हैं। जिंक जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो जिंक की रॉड ZnSO4 एक्वस सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो रही है। ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं? रिलीज हो रहे हैं।
और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या होगा, कंज्यूम होगा, ठीक है, एक्सेप्ट होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रिलीज हो रहा है, वो इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करके कहाँ जा रहा है, राइट हैंड साइड में, जहाँ पर कौन है, कॉपर, और वही कॉपर उसी सेम इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, एक्सेप्ट करके कॉपर क्या बन गया, कॉपर सॉलिड बन गया, ठीक है। तो ये जो दो पोर्शंस आपको दिख रहे हैं, ठीक है, लेफ्ट साइड और राइट हैंड साइड, ये दोनों पोर्शंस को हम कहते हैं हाफ सेल, ठीक है। ये पूरा जो है इसको हम हाफ सेल बोलते हैं। इन दोनों को यदि आप मिला देंगे तो इसी को हम गैल्वेनिक सेल कहते हैं, पूरा का पूरा पार्ट, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं एक और समस्या यहाँ पर आती है कि भाई अब ये रिएक्शन होता जा रहा है, होता जा रहा है, दैट मीन्स यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के राइट वाले साइड में जाते जा रहे हैं, ठीक है। लेफ्ट साइड से इलेक्ट्रॉन निकल के राइट साइड में जा रहे हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन लेफ्ट से राइट साइड में जा रहे हैं तो धीरे धीरे कुछ समय के बाद क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो राइट साइड में इकट्ठे होने लगेंगे, ठीक है। तो इकट्ठे होने लगे हैं तो यहाँ पर का पोटेंशियल धीरे धीरे कम होने लगेगा, क्योंकि ये हायर पोटेंशियल पर है ना। अब यहाँ अगर नेगेटिव चार्ज यहाँ इकट्ठा होने लगेगा तो इसका पोटेंशियल कम हो जाएगा, ठीक है। तो हमको क्या करने की जरूरत है, सर्किट को बैलेंस करने की या सर्किट को कंप्लीट करने की जरूरत है, ताकि यहाँ पर चार्ज जो है वो इकट्ठा ना हो, यहाँ जो एक्सेस चार्ज है वापस यहाँ पर पहुँच जाए, ठीक है। यहाँ अभी के केस में क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकल जा रहे हैं तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो जाएगी और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की एक्सेस हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर न्यूनता और यहाँ पर अधिकता, ठीक। इसको ही बैलेंस करने के लिए अब हमको यहाँ पर कुछ ऐसा डिवाइस लगाना पड़ेगा जिससे यहाँ के एक्सेस इलेक्ट्रॉन वापस लेफ्ट हैंड साइड में आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो अपार्टस या छोटा सा डिवाइस लगाते हैं, दैट इज कॉल्ड सॉल्ट ब्रिज, ठीक है। हम कुछ नहीं करते, एक इन्वर्टेड यू ट्यूब ले लेते हैं, ठीक है। इन्वर्टेड मतलब उल्टा, ठीक। इसको इधर कॉटन से अंदर बंद रहता है और इसके अंदर एक जेल रख देते हैं, ठीक है। बायो वाले में सुना होगा, ठीक है। इसका कंस्ट्रक्शन बता देता हूँ। इसके अंदर एक हम अगार अगार जेल होता है, ये यहाँ पर रख देते हैं, अगार अगार जेल, प्लस यहाँ पर हम KCl दैट इज इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन यहाँ पर रखते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम कॉटन प्लग लगा करके इसको बंद कर देते हैं, ठीक है। चलिए, तो दिस इज व्हाट दिस इज कॉल्ड सॉल्ट ब्रिज। अब यहाँ पर हर एक चीज में लॉजिक, ठीक है। सबसे पहला लॉजिक ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में ये आएगा कि सर यहाँ पर हमको सिर्फ सर्किट तो कन्वर्ट करना था, कंप्लीट करना था, तो भाई सर्किट जब कंप्लीट करना था तो सिंपली हम एक वायर यहाँ से यहाँ लगा करके क्यों नहीं कर रहे, हम ये इतना ताम झाम हम यहाँ पर क्यों कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका कारण ये है भाई कि जब आप यहाँ पर अगर कोई मेटल की रॉड फिर से रख देते हैं या वायर रख देते हैं तो आप देखिए एक इसके अंदर ही दो मेटल के रॉड आ गए, दैट मीन्स इसके अंदर ही यहाँ पर क्या बन गया, फिर से रेडॉक्स कपल बन गया। सिमिलरली यहाँ पर ही फिर से रेडॉक्स कपल बन गया। इसका मतलब ये समझ में आ रहा है, यदि यहाँ पर सर्किट आपको कंप्लीट करना है तो हम मेटल की रॉड का उपयोग नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमको कुछ दूसरा यहाँ पर अपार्टस लगाना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि यदि आप मेटल लगा देंगे तो सेम फिर से यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। मान लीजिए ये जिंक है और यहाँ पर आप आयरन की रॉड यहाँ लगा देते हैं, ठीक है। तो जिंक इज अगेन मोर रिएक्टिव देन आयरन, तो इसके अंदर ही ये सेम प्रोसेस होने लगेगा। जिंक यहाँ पर कंज्यूम होगा और आयरन जो है वो डिपॉजिट होने लगेगा। अब इसको रिडॉक्स रिएक्शन करने के लिए इधर वाले की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और सिमिलरली जब यहाँ पर तो आयरन जो है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो इनके बीच में आपस में फिर रिडॉक्स रिएक्शन होने लगेगा। यही कारण है कि हम यहाँ पर जो मेटल की रॉड है या फिर मेटल का कोई वायर है उसका उपयोग नहीं करते हैं, उसकी जगह पर हम सॉल्ट ब्रिज लगाते हैं। सॉल्ट ब्रिज का कंस्ट्रक्शन इस प्रकार से, इसके अंदर KCl रख दिया, ठीक है। KCl क्यों रखा, क्योंकि ये इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस है, ठीक है। और इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस रखने के ही कारण यहाँ से क्या होता है, चार्ज का ट्रेवल होता है, ठीक है। अंदर आप KCl नहीं रखेंगे या कोई आप नॉर्मल ऐसा सब्सटेंस रख दिए जिसमें आयंस प्रेजेंट नहीं है, जिसमें इलेक्ट्रोलाइटिक प्रॉपर्टी नहीं है, तो ये चार्ज को ट्रांसफर नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो हमको कोई ना कोई ऐसा सब्सटेंस यहाँ पर रखने की जरूरत है
जिसमें क्या हो, आयंस हो या चार्ज हो, ठीक है। तो बेसिकली जनरली हम यहाँ पर KCL का उपयोग करते हैं। दूसरा है ये जेल क्यों लगा रहे हैं, ये अगार अगार जेल, ठीक है। तो भाई जेल इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि यहाँ लिक्विड भी आप रख सकते थे, लेकिन लिक्विड रखोगे तो जैसे ही लिक्विड उल्टा करोगे लिक्विड नीचे चला जाएगा वाटर इसमें, ठीक है। यही लॉजिक है कि लिक्विड हम यहाँ पर नहीं रख सकते हैं, इसलिए हम कोई जेल सब्सटेंस रख देते हैं जो इस ट्यूब के ही अंदर रहे, ट्यूब से निकल करके बाहर ना जाए। आप लिक्विड रख दीजिए, लिक्विड वापस चला जाएगा, तो सॉल्ट बेस आपका रहा था, ठीक है। तो ये हो गया आपका ओवरऑल गैल्वेनिक सेल का कंस्ट्रक्शन, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक में हम जब देखेंगे तो वहाँ पे हम सेल के पोटेंशियल के बारे में बात करेंगे, ठीक है। उसी को हम EMF भी बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं, ठीक है। और वहीं से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में बात करेंगे, और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बाद नेक्स्ट जो आपका टॉपिक आएगा दैट इज नर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। नर्स्ट इक्वेशन तो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए आपको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या फिर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या सेल पोटेंशियल एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है भाई, जब आपने इधर वाली चीज़ों को भूल जाइए, आप सिर्फ इस रॉड को देखिए और इस सॉल्यूशन को देखिए। इस सॉल्यूशन में जब आपने इस रॉड को डिप किया तो क्या होता है, इस सॉल्यूशन और रॉड के बीच में एक पोटेंशियल का डिफरेंस होता है, ठीक है। तो यही जो पोटेंशियल डिफरेंस है दिस इज कॉल्ड हाफ सेल पोटेंशियल या फिर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इस इलेक्ट्रोड का जिंक के इलेक्ट्रोड का वो पोटेंशियल है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर भी आपने रॉड को डिप किया, ठीक है। तो इस सॉल्यूशन के कंपैरिजन में ये जो रॉड है ये हायर या लोअर पोटेंशियल पर हो सकता है, ठीक है। तो इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है अगेन दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का यदि आपको डेफिनेशन पूछे तो आप बता सकते हैं कि इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन एंड द इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, जो विभवांतर होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इन दोनों सेल का अलग अलग, हाफ हाफ सेल का अलग अलग होगा, इसी को हम हाफ सेल पोटेंशियल भी कहते हैं। अब क्या हो रहा है, जब दोनों सेल के पोटेंशियल को आपने क्या कर दिया, सॉरी पोटेंशियल के नहीं, दोनों रॉड को आपने एक वायर से जोड़ दिया, तो क्या होगा, अभी जो हमने देखा इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो लेफ्ट से राइट की तरफ, करंट का फ्लो राइट से लेफ्ट की तरफ, दैट मीन्स इन दोनों को यदि कंपेयर किया जाए तो राइट साइड वाला हायर पोटेंशियल पर है, लेफ्ट साइड वाला लोअर पोटेंशियल पर है। दैट मीन्स इन दोनों इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स के बीच में भी डिफरेंस है, ठीक है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, ठीक है, दैट इज हम कहते हैं ई सेल। ई सेल होगा ई राइट साइड माइनस ई लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के टर्म्स में बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आप स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं लेंगे, इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग नहीं लेंगे, उल्टा ले लेंगे, तो ये फिर प्लस भी हो सकता है। फिलहाल के लिए आप ये रिएक्शन ये याद करिए, इसका जो डेरिवेशन है नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे। अभी बस आप इतना जान लीजिए कि ई सेल इज इक्वल टू ई राइट हैंड साइड माइनस ई लेफ्ट हैंड साइड, या सिंपली आप ये समझ लीजिए कि ये जो दो इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल्स हैं, दोनों इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बीच का जो डिफरेंस है, दिस डिफरेंस इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज कॉल्ड सेल पोटेंशियल। और इसी सेल पोटेंशियल को ही हम क्या कहते हैं, EMF। EMF इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब ये पुराना नाम है, ठीक है, बेसिकली ये फोर्स है नहीं, ये क्या है, पोटेंशियल है या पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है। फिजिक्स में आपने इन सभी टर्म्स को पढ़ा होगा, ठीक है। तो फोर्स अलग फिजिकल क्वांटिटी, पोटेंशियल अलग क्वांटिटी है। आप याद रखिए इसका नाम फोर्स जरूर है, लेकिन ये फोर्स नहीं है, ये क्या है, पोटेंशियल है, ठीक है। तो EMF इज व्हाट, EMF इज नथिंग बट द सेल पोटेंशियल। और सेल पोटेंशियल क्या है भाई, दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, सॉरी सेल पोटेंशियल। क्लियर। तो EMF देख लिया और सेल पोटेंशियल देख लिया। लास्ट दो और चीजें यहाँ पर है, एक को बोलते हैं एनोड और एक को बोलते हैं कैथोड, ठीक है। इसमें से एनोड कौन सा है और कैथोड कौन सा है, ये बच्चों को बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं,
कंफ्यूजन होता है कि भाई एनोड किसको होता है बोलते हैं, कैथोड किसको बोलते हैं। कई लोग बोलते हैं कि भाई कैथोड में आपको प्लस का साइन दिख रहा है, एनोड में माइनस का साइन दिख रहा है। ये सब लॉजिक आप याद मत रखिए, आप सिर्फ एक टर्म याद रखिए, ओ एल ए, ओला। ओला के आप चाहे तो याद कर लें, ठीक है। ये क्या है, ओ मतलब ऑक्सीडेशन, एल मतलब लेफ्ट हैंड साइड और ए मतलब एनोड, ठीक है। ओ एल ए, ओला, ठीक है। ओ मतलब ऑक्सीडेशन, लेफ्ट हैंड साइड एनोड, बस इतना याद रखिए। दैट मीन्स जिधर ऑक्सीडेशन होगा वो कहाँ रखा जाएगा, बाई कन्वेंशन हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में ही रखा जाएगा, और जो लेफ्ट हैंड साइड में रखा है वही क्या कहलाएगा, एनोड कहलाएगा। दैट मीन्स ये जो कंस्ट्रक्शन बना हुआ है इसमें लेफ्ट साइड में जो आपको दिख रहा है सिंपली दिस इज एनोड, राइट साइड वाला कैथोड। क्लियर, लेफ्ट साइड वाला एनोड और राइट हैंड साइड वाला कैथोड, ठीक है। तो इस कन्वेंशन को आप याद रखिए। ये बाई कन्वेंशन हम लेते हैं जब भी हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाएंगे, जब भी हम गैल्वेनिक सेल ड्रॉ करेंगे, हमेशा इस कन्वेंशन को आपको फॉलो करना है। एनोड को हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में ही ड्रॉ करना है और कैथोड हमेशा राइट हैंड साइड में ड्रॉ होगा। ये हमारा कन्वेंशन है। आप उल्टा कर देंगे तो गलत हो जाएगा, आपके कैलकुलेशंस भी गलत हो जाएंगे, ठीक है। तो आई होप आपको आज के क्लास में जितना भी पढ़ा है ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम नर्स इक्वेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद ये जो सेल पोटेंशियल है, सेल पोटेंशियल का जो डेरिवेशन है वो हम देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।